नमस्कार। इंडी एनालिसिस। बीजेपी का मजबूत किला भोपाल। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा था। यही कारण है कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, यानी 29 में से 29 सीटें जीतने का दावा। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश की कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। इन सीटों में एक सीट है राजधानी भोपाल। भोपाल लोकसभा सीट साल 1989 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा चला आ रहा है। हालांकि 1952 से 1989 के बीच ये सीट एक बार भारतीय जनसंघ और एक बार जनता दल के खाते में आई। इसके बाद 1989 से इस सीट पर बीजेपी का ऐसा कब्जा हुआ कि कांग्रेस ने एक से बढ़कर एक दिग्गज मैदान में उतारे, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भोपाल लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, जिनमें बैरसिया, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य, गोविंदपुरा, हुजूर और सीहोर विधानसभा इस लोकसभा में आती हैं। आखिर पिछले 35 सालों में ऐसा क्या हुआ कि भोपाल लोकसभा सीट बन गई बीजेपी का गढ़? आज इसी विषय पर हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जिस तरह से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी सीट है, सबसे मुफीद सीट है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस किले को लंबे समय से नहीं भेद पाई है। तकरीबन 35 साल का वक्त निकल चुका है और उसके पहले तमाम सारी तस्वीरें हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से अगर जब 1952 में ये सीट अस्तित्व में आई, उसके बाद 1989 तक क्या कुछ चीज़ें रही हैं, कांग्रेस ने कितनी बार इस सीट को जीता है, फिर 35 साल में कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सांसद रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हम दिखाएंगे अपने स्क्रीन पर दर्शकों को। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब। रमेश जी, स्वागत करता हूँ आपका। हमारे साथ में हैं पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी, आपका स्वागत है। और योगेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। योगेश जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं, इससे पहले कि दोनों राजनीतिक मेहमानों के पास में आऊं, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। रमेश जी, आज हम बात कर रहे हैं भोपाल लोकसभा सीट की, और जो लंबे समय से 1952 जब से ये सीट अस्तित्व में आई और 89 तक जिस तरह से कांग्रेस के पास भी रही, जनसंघ के पास भी रही, जनता दल के पास भी रही, लेकिन 89 से लेकर अभी तक 2024 का जो समय है, 35 साल हो गए और लगातार इसमें बीजेपी का कब्जा रहा है। सर, समझना चाहूंगा इस लोकसभा सीट की तासीर को कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 35 साल में बीजेपी का ये अभेद गढ़ बन गई। देखिए, मोटे तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम इस देखें, 1977 में भी यहाँ जनता पार्टी जीती थी। जनता पार्टी के टिकट पर 1977 में आरिफ बेग जीते थे, जो केंद्र में जाकर मिनिस्टर भी बने थे, लेकिन 80 में वो हार गए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जीते। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है, इसको हम 2 भागों में देख सकते हैं। एक का वो सारा का सारा क्षेत्र जहाँ की नवाबी का प्रभाव रहा, वो फिर एक आसपास का जो विकास, जो 1957 में जब राजधानी बनने के बाद इसको विकास हुआ। तो मोटे तौर पर दोनों की मानसिकताएं थोड़ी सी अलग रही हैं, क्योंकि और इसके अलावा इसका जो पुनरीक्षण हुआ है, क्षेत्र का पुनरीक्षण हुआ है, उस क्षेत्र के पुनरीक्षण के हिसाब से भी कुछ सीटें इसमें ऐसी जुड़ी हैं जो कि संघर्ष के समय रही हैं। तो वो जो मानसिकता बदली है, उस मानसिकता में, उसके कारण यहाँ पर एक बात रही। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ओबीसी साहब इस समय पूरी दुनिया में ध्रुवीकरण कर रहे हैं माइनॉरिटी के वोट का, ठीक उसी प्रकार 1985-86 के आसपास यहाँ
एक मुस्लिम मंच डेवलप हुआ, और उस मुस्लिम मंच में आरिफ वकील उसी में हुआ करते थे। पहले आरिफ वकील कांग्रेस में नहीं थे, तो उसमें जो उन्होंने ध्रुवीकरण किया, और ध्रुवीकरण किया तो 89 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, और भोपाल उत्तर से निर्दलीय के रूप में आरिफ वकील पहली बार विधायक बने थे 1990 में निर्दलीय रूप से। तो वो जो मुस्लिम मंच जो यहाँ पर जिसने काम किया था, उसने कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण किया। और आप कल्पना कर सकते हैं 89 के लोकसभा चुनाव में उस मंच के जो प्रत्याशी थे, मुझे नाम अभी याद आएगा, उनको लगभग 1 लाख के आसपास वोट मिले थे, और उतने ही वोटों से कांग्रेस हारी थी। तो जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, उसका कारण कहीं ना कहीं मतदाता में रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन से वो फिर आखिर चल करके वो सारे के सारे लोग कांग्रेस में आ गए, मुस्लिम मंच के लोग। तो उसका रिएक्शन हुआ और उससे नुकसान कांग्रेस को हुआ। तो क्या रमेश जी यही मान लिया जाए कि जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जिस तरह से आप बता रहे हैं, उसी के बाद समय समय भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा सीट पर मजबूत होती गई और उसको इसको लगातार फायदा मिलता गया? नहीं, निश्चित रूप से, मतलब एक और इसमें मुझे बिंदु याद आया। आपको अगर याद हो, एक तो 89 में जो 85 से लेकर के 90 तक जो ध्रुवीकरण हुआ, और उसके अलावा जब ढांचा विवादास्पद ढांचा अयोध्या का ढहा, तो 7 दिसंबर से जो भोपाल में सांप्रदायिक दंगा हुआ, वो देश में सर्वाधिक दंगों में से एक था। योजना पूर्वक 7 तारीख को, 6 तारीख को कुछ नहीं हुआ, योजना पूर्वक 7 तारीख को कुछ दुकानें विशेषकर बंद रही, कुछ बच्चे उनके स्कूल भी नहीं गए। तो कुल मिलाकर के अब उसको क्या पीछे की तरफ जाना, वो जो भयानक दंगा हुआ यहाँ पर, वो लगातार 3 दिनों तक जो मारकाट और लूट हुई, तो सबसे पहले पुलिस कॉलोनियों पर हमला हुआ, क्योंकि मैंने उसकी रिपोर्टिंग की थी। तो उसका जो रिएक्शन होता चला गया, उसका लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, और कांग्रेस उसमें कमजोर होती चली गई। जिन लोगों पर आरोप था कि जिन्होंने दंगा भड़काया, संयोग से वो कांग्रेस में जाकर के छुप गए, उन्होंने मुंह छुपा लिया। आमतौर पर जो कुछ अपराधी तत्व होते हैं, वो कहीं ना किसी का मुखौटा लगा लेते हैं, और कई बार राजनीतिक दल जो है अपना उदारता में या बड़प्पन में थोड़ा सा कोशिश भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के वो इसके कारण यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण भोपाल का। चलिए रमेश जी, बेहतर बात भोपाल लोकसभा सीट को लेकर कह रहे हैं। मैं पवन पटेल जी के पास में आता हूं। पवन पटेल जी, कांग्रेस कभी अगर भोपाल लोकसभा सीट की बात करें तो लगातार, चाहे शंकर दयाल शर्मा हो या फिर आपके अन्य नेता हों, 1952 की हम बात करें, सईदुल्ला रजवी पहली बार सांसद बने थे कांग्रेस की टिकट पर, उसके बाद मेमूना सुल्तान सांसद बनी, और इसके साथ ही जिस तरह से बात की जाए अन्य दल, जनता दल के आरिफ बेग यहाँ से जीते। लेकिन तकरीबन 35 साल का समय हो गया है पवन जी, लेकिन इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से एक अभेद किला बन गया है, और कांग्रेस, आपने कई दिग्गज भी इस सीट पर लड़ाई, दिग्विजय सिंह 2019 का चुनाव लड़े लेकिन फतेह हासिल नहीं कर पाए, एक लंबी हार उनको मिली। क्या वजह रही कि इस रणनीति में यही जिस तरह से रमेश जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए, वजह क्या होता है, जब सत्ता में कौन रहता है, किस परिस्थिति में किस तरह के काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है। बाकी कोई ऐसा, किसी पार्टी चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, कभी ऐसा कुछ नहीं चाहेगी कि इस तरह के दंगे भटके या इस तरह से होता है। परिस्थितियों के बाद उस तरह के हालात होते हैं कि इन परिस्थितियों में वो चीजें घटी होंगी। और रही जैसे पिछले चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में भी प्रज्ञा ठाकुर जी को 8 लाख करीब वोट मिले थे, और दिग्विजय सिंह जी को 5 लाख करीब 3-3.5 लाख वोटों से वो जीती थी। तो पिछला चुनाव भी मुझे ऐसा लगता है कि एक शोध का विषय होना चाहिए कि डेवलपमेंट को अगर हम आधार मानेंगे, किसी भी पैरामीटर्स को, जो पैरामीटर्स चुनाव को जिताने, हराने और उस क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए निर्धारित होते हैं, उन पैरामीटर में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि दिग्विजय सिंह और प्रज्ञा जी में दो में कौन ज्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति जानता था कि उसमें बेहतर दिग्विजय सिंह जी होंगे। लेकिन उसके बाद भी प्रज्ञा जी को दिया। प्रज्ञा जी ने पूरा 5 साल किस किस तरह के वक्तव्य दिए, किस किस तरह के बयान दिया उन्होंने, पूरी दुनिया ने देखा। एक अजीब मील का पत्थर ही साबित हुआ अपने आप में, जो अजूबा था। उसके बाद भी इस तरह की जीत होती है तो भी एक शोध का विषय होना चाहिए कि किस मैनेजमेंट के कारण इस तरह की जीत होती है। लेकिन हम इस बार आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी यहां से काफी अच्छे मतों से जीत करके जीत हासिल करेगी। लेकिन पवन जी, ठीक है, आप ही की बात मैं आगे बढ़ा देता हूं। आप कह रहे हैं कि आप 2019 के चुनाव की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शोध का विषय होना चाहिए। तो फिर शोध का विषय तो कांग्रेस के लिए
1989 का भी होना चाहिए कि 1989 से 98 तक सुशील चंद्र वर्मा जिस तरह से सांसद रहे, फिर 1999 का भी होना चाहिए, फिर 2004, 2009, 14, 19, तो ये तो फिर सारे कहीं ना कहीं सोच का विषय है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि पिछले चुनाव को मैंने काफी करीब से देखा, पिछले चुनाव में मैंने प्रचार किया, पिछले चुनाव में मैंने अपनी सहभागिता दर्ज कराई, इस आशय में बोलने का मतलब मेरा ये था। और दूसरा जो रही बात जो पहले भी हुआ है, तो उसमें हमारा अगर पहले से कोई होगा, हमारे संगठन को भी सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए, खाली भोपाल सीट के लिए नहीं, कई सारी सीटें हैं कि जहां पे हमारे संगठनात्मक तौर पे गड़बड़ियां रही होंगी, जहां पे हम संगठनात्मक तौर पे कमजोर रहे होंगे। कई बार सर्वे के आधार पे ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है जो जनाधार में नहीं रहता, लेकिन सर्वे में उसका नाम आ जाता है, सर्वे के पैरामीटर्स अलग रहते हैं। कोई व्यक्ति जनाधार ग्राउंड लेवल पे जमीनी स्तर पे काम करता रहता है, तो कई बार उसकी भी अनजाने में उसका भी हम कहीं ना कहीं से उसको उतनी तवज्जो नहीं दे पाते हैं, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से चिंतन मनन करेगी, क्योंकि जिस टाइप की परिस्थितियां देश और प्रदेश से बनी है, उनसे लड़ने के लिए हम पूरी तरह से आने वाले समय में तैयार रहेंगे और काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। योगेश जी के पास में आ जाता हूं, योगेश गुप्ता जी के पास में। योगेश गुप्ता जी ने भी भोपाल की जो लोकसभा सीट है काफी करीब से इसको देखा है। योगेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि हालांकि अगर आपसे बेहतर मुझे लगता है कि कोई नहीं बता सकता कि पहले जो आपका अनुभव कांग्रेस में रहा और अब आप भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से एक मजबूती के साथ पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, क्या ऐसी चीजें रही हैं, मानते हैं भोपाल को लेकर कि बीजेपी सने सने इस सीट पर और मजबूत होती गई? हालांकि पवन पटेल जी कह रहे हैं कि इस बार तो जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा इस सीट की तासीर को। देखिए राजेश जी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय माननीय रमेश शर्मा जी ने कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला था, उनमें से एक मुख्य बिंदु ध्रुवीकरण। इससे मैं अक्षर सहमत हूं कि वोटों का ध्रुवीकरण करने की जो कांग्रेस पार्टी की नीति थी, उसकी परिणति हुई कि उसका खामियाजा पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस पार्टी भुगतती आ रही है। एक कारण वो था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मिस्टर बंटाधार के जो 10 वर्ष के कार्यकाल थे मध्य प्रदेश, और उसमें जो उनके क्रियाकलाप, चाहे वो कर्मचारी वर्ग के विरोध में काम करना या मध्य प्रदेश की जो गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीबों से दूर रखकर और अपने लोगों को उपकृत करना, ये एक बहुत बड़े कारण थे। जो आखिरी सांसद कांग्रेस पार्टी से हुआ करते थे मिस्टर KN प्रधान, मैं समझता हूं उसके वास्ते कांग्रेस पार्टी का कोई 1984 में KN प्रधान साहब सांसद चुने गए थे कांग्रेस की टिकट पर। जी हाँ जी। उस 1984 में मैं छात्र राजनीति करता था सेफिया कॉलेज से, और माननीय आरिफ वकील जी हमारे उस समय उस पैनल को लड़ाया करते, जिस पैनल से मैं लड़ता था। तो निश्चित रूप से मैंने आरिफ वकील जी को भी काफी करीब से देखा है, जानता हूं, भली भांति समझता हूं। 84 की जो दंगों का उल्लेख माननीय रमेश शर्मा जी ने किया, निश्चित रूप से उसके प्रायोजक थे उस समय के ये बाहुबली नेता। और परिणाम स्वरूप जो मध्य प्रदेश का और भोपाल शहर का जो हिंदू मतदाता था वो बेहद दुखी था, बेहद आहत था, और शने शने वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और उस समय जो बीजेपी के दिग्गज राजनेता हुआ करते थे, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, बाबूलाल गौर साहब, कैलाश सारंग जी स्वर्गीय, तो स्वर्गीय कैलाश जोशी जी, इन लोगों ने अपने अथक प्रयास से जो बहुसंख्यक वर्ग का ध्यान अपनी पार्टी की नीतियों की ओर आकर्षित किया। तत्पश्चात सुशील चंद्र वर्मा जी 2-3 बार के सांसद रहे, उसके बाद माननीय कैलाश जोशी 10 साल तक सांसद रहे, उसके बाद मैं समझता हूं ये प्रज्ञा ठाकुर जी, आलोक संजर जी आए, उमा भारती भी रही 1999 में। कांग्रेस पार्टी का जो बंटाधार हुआ वो मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के शासनकाल से शुरू हो चुका था। चलिए योगेश जी, आता हूं, दोबारा आपके पास में आऊंगा, एक बार फिर रमेश शर्मा साहब के पास में आ जाता हूं। रमेश जी, ठीक है, जिस तरह से आपने जो चीजें बताई हैं वो रही हैं, और यही कारण है कि जो एक भोपाल की जो लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसने मजबूती दी है। एक और सवाल होता है कि जिस तरह से अब भोपाल कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में नजर आता है, एक तो वो पुराना भोपाल और एक जो नया भोपाल, उसमें यह भी है कि जो नए लोग भोपाल में आकर बसे, उसमें खासतौर पर जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी भी एक वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जब 2 भागों में भोपाल बटा, राजधानी भोपाल 2 भागों में है, एक पुराना भोपाल, नया भोपाल, तो नया भोपाल का जो सपोर्ट से कहीं ना कहीं भाजपा को वो लगातार बढ़ा है।
जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो नया भोपाल है, जो विकसित वाला भोपाल है, मान लीजिए बीएचईएल क्षेत्र में विस्तार हुआ है, बैरागढ़ की तरफ विस्तार हुआ है, या होशंगाबाद रोड पर विस्तार हुआ है, तो ये जो सीहोर के आसपास जो विस्तार हुआ है, तो जो नया विस्तार हुआ है उसका लाभ स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। जो लोग नए आते रहे, जो लोग नई कॉलोनियां बसी, उसमें कहीं ना कहीं उनका जो निचले स्तर का कार्यकर्ता था वो उसमें सक्रिय हुआ और सक्रिय होकर के लोगों को उनमें जोड़ा। इसके अलावा कुछ ऐसी खबरें भी हैं, कुछ ऐसी घटनाएं भी रही हैं, कुछ अधिकारियों की कांग्रेस के शासन में पदस्थापना भी ऐसी रही है जिसका रिएक्शन समाज में होता चला गया। मोटे तौर पर मान करके चलिए, हम बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन फिर भी समाज में जो घटता है, जैसा कि योगेश जी ने कहा कि सेफिया कॉलेज का विद्यार्थी मैं भी हूँ, मैंने करीब 68, 69, 70, 71 उधर रहा, तो जो वातावरण वहां पर है, कई चीजें कही नहीं जा सकती सार्वजनिक तौर पर, लेकिन हम लोग जो अनुभव करते हैं उस अनुभव की प्रतिक्रियाएं कहीं ना कहीं आगे चल करके जीवन में होती हैं। और व्यक्ति जब मुखर होता है तो बहुत सारी चीजें जो उसके चेतन अवचेतन में बैठ जाती हैं, घटनाओं की प्रतिक्रिया। जैसे हम लोग तो बच्चे थे तो गणेश जी भी बिठाते थे, तो गणेश जी बिठाते थे, शाम को नमाज का समय होता था तो अगर हम माइक बंद ना कर पाए तो उठा के पटक ही जाते थे। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो आगे चलकर कहती हैं। फिर एक जो सबसे बड़ी बात थी, जो इतिहास का प्रचार हुआ, मोटे तौर पर भोपाल रियासत वो थी जिसने खुले तौर पर कहा था कि हमको पाकिस्तान के साथ मिलना है, खुले तौर पर। और न केवल ये कहा था कि पाकिस्तान में मिलना है, बल्कि बाहर से लाकर के लोगों को सैकड़ों की तादाद में ये बसाए गए थे। और ये सारा का सारा कितना फिगर वो गजेटियर में सारा पूरा अभी लेखागार में वो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों में वो रिएक्शन होता चला गया, और जिस रिएक्शन के कारण फिर कुछ आगे चल करके ऐसे निर्णय हुए। 1980 में वहां सरकारी कितनी सारी जमीन थी जो अर्जुन सिंह जी ने ताजुल मसाजिद को भेंट कर दी। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते चले गए जिसके कारण भोपाल और उसके आसपास एक विशेष मानसिकता डेवलप हुई, एक क्रिया हुई और उसकी प्रतिक्रिया भी हुई। कोई कहता कुछ नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बोर्ड में व्यक्त करती है। और इसके लिए कांग्रेस को थोड़ा सा चिंतन करना होगा और उन नामों और उन चेहरों से थोड़ा सा दूर होना होगा जो यहाँ पर कहीं ना कहीं तनाव और अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। उनसे थोड़ा सा अंतर उनको बनाना पड़ेगा। जी चलिए पवन जी के पास में आता हूं। पवन जी, जिस तरह से आपने कहा और बिल्कुल सही भी है कि जब मैदान में होते हैं तो उम्मीद तो सब लेकर चलते हैं, और आपने कहा कि इस बार 2024 में रिकॉर्ड बनेगा, इतिहास चेंज होगा। इसके पीछे पवन जी कांग्रेस क्या मानती है कि कोई ऐसा, हालांकि अभी तक आपका जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है कि भोपाल से, क्या कुछ इस तरह से रणनीति है कि एक ऐसा चेहरा यहां पर लाया जाए, या फिर किस तरह से कांग्रेस मानती है कि नहीं इस बार हम बेहतर परफॉर्म करेंगे? नहीं, देखिए, बेहतर परफॉर्म हम इसलिए करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के पहले के कार्यकाल को देख लीजिए। माननीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीना से कम समय उनको काम करने को मिला, उन कार्यकालों को देख लीजिए, हर भर का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ परोसा है जनता के सामने, जो झूठे सपने दिखाने का काम किया है, तो मैं खाली भोपाल की बात नहीं करूं, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश में उसी के हिसाब से निर्णय की बात कर रहा हूं कि उसी हिसाब से जनता जो आज ये मोदी की गारंटी की बात करते हैं, वो मोदी की गारंटी नहीं, मोदी जी का झूठ था। जिन सबसे ज्यादा जिन गारंटियों को सबसे ज्यादा इन्होंने प्रचारित किया, उन 10 गारंटियों को बता दीजिए अगर पूरा किया हो तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े सपने दिखाने का काम किया है, लेकिन उनको हकीकत में बदलने के लिए कुछ नहीं किया है। एक सपना दिखाया है, आदमी को दूसरा सपना दिखा दिया, फिर तीसरा दिखा दिया, पहला पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये बड़े बड़े नाम दे देते हैं, बड़े बड़े इवेंट दे देते हैं, दिग्विजय सिंह जी को बंटाधार बोल रहे हैं, फलाना ढिकाना जो बोल रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो अगर हर व्यक्ति अपने जहन में गहराई से सोचेगा, इस प्रदेश के युवाओं का बंटाधार किसने कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। गरीबों का बंटाधार भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, किसानों का बंटाधार भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। तो ये बंटाधार खुद करते हैं, लेकिन बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े इवेंट करके जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनसे आदमी का ध्यान भटकाने के लिए प्रयास करते हैं। हम तो खुले तौर पे कह रहे हैं, खुले मन से कह रहे हैं कि जिन जिन सीटों में हम नहीं जीते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हो सकता है संगठनात्मक कमियां रह गई हो, कई बार हमसे ऐसे गलतियां हो जाती हैं,
हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हम सब बैठ करके उन गलतियों को ही दूर करने का प्रयास करने हैं। इसीलिए हमारा राहुल गांधी आम जनता के बीच में जा रहा है, लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहा है। दुखी पीड़ित शोषित को अब इनको देखिए कितनी मुस्कुराहट आ गई भारत जोड़ो के नाम पे। ये भारत तोड़ने वाले इनको विश्वास है, भारत जोड़ने का नाम लिए तो इनकी कितनी कनिंगनेस मुस्कुराहट आ गई। दम है तो उतनी बड़ी यात्रा कर ले, दम है तो जिसको बंटाधार कर रहे उतनी बड़ी नर्मदा परिक्रमा यात्रा कर ले। बतौलेबाजी करेंगे, एक्चुअल में कुछ नहीं करेंगे। सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, एक्चुअल में कुछ नहीं करेंगे। ईडी सीआईडी का जिस तरह दुरुपयोग किया, अभी देखना आपने बांड में खजाना भरता ही जा रहा। कंपनियां का कोई अता पता नहीं, लेकिन चंदा दिए पड़े हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी को हम बड़े खुले मन से एक्सेप्ट करते हैं कि हम इनके जैसा प्रचारित नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा, हमारे जैसा छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी जितनी ताकत जितनी हैसियत होगी। चलिए योगेश जी से जवाब ले लेता हूं। योगेश जी ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि 35 सालों से आप का एक मजबूत किला रहा है भोपाल लोकसभा सीट, लेकिन यह भी देखा गया है कि जब अगर 89 से 98 तक सुशील चंद्र वर्मा जी जिस तरह से सांसद रहे, लेकिन 99 में उमा भारती, फिर जिस तरह से अगर 4 की बात करें तो कैलाश जोशी सांसद चुने गए, फिर उनको आपने रिपीट किया। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि अगर जैसे मान लीजिए आलोक संजर को आपने लड़ाया, वो अच्छे अंतर से जीते, लेकिन आपने दोबारा उनको रिपीट नहीं किया। प्रज्ञा ठाकुर करीब 3.5 लाख वोटों से जीते थी, इस बार उनको नहीं दिया। तो क्या ये मान लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि नहीं ये एक ऐसी सीट है कि जिसको भी लड़ा देंगे और वो यहां से जीत जाएगा, और मौका फिर हमको इसके जरिए कहीं ना कहीं मौका सभी को देना है? देखिए राजेश जी, आपके इस प्रश्न का सीधा सा जवाब है कि हर लोकसभा सीट पर हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अपनी सभाओं में कई बार इस बात का उल्लेख किया है। तो हर बूथ पर मोदी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण के उत्थान हेतु उमाश्री भारती के मुख्यमंत्री काल से लेकर स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी और माननीय शिवराज जी के कार्यकाल के द्वारा मध्य प्रदेश पहले खुशहाल बना, फिर समृद्ध बना और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमने गरीब कल्याण की अनेक ऐसी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं जिनसे मध्य प्रदेश का नागरिक लाभान्वित हुआ है। इन्होंने मोदी गारंटी की बात करी, मैं बताता हूं मोदी जी की गारंटी क्या है, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में गरीबी रेखा से बाहर निकाले, ये मोदी जी की गारंटी है। हमारे किसान भाइयों का उन्नयन, ये माननीय मोदी जी की गारंटी है। 65 लाख से ज्यादा आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थी लाभान्वित हुए, ये मोदी जी की गारंटी है। आज स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान लोगों के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एयर एम्बुलेंस लॉन्च करी, ये मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत काम हुआ है। 11 करोड़ से ज्यादा नल जल योजनाओं के माध्यम से हमने 11 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया है, लगभग 50,000 गांवों में पूरे देश में। तो ये मोदी जी की गारंटी है। उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत हमने हमारी बहनों को 450 रुपए में, चलिए मुझे लंबी फेररिस्त होगी, मुझे लगता है पवन जी कुछ कह रहे हैं। 30 सेकंड अपनी बात रख लीजिए पवन जी, 30 सेकंड में रखिए, मैं शायद क्लोजिंग कमेंट में रमेश जी को भी लूंगा जी। बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं कि हम करोड़ लोगों को एक टाइम खाना दे रहे हैं, अगर गरीबी रेखा से निकलते जा रहे फिर भी खाना देना पड़ रहा है। ये किसानों को आत्मनिर्भर की बात करते हैं, किसानों के साथ आत्महत्या जैसे आतंकवादी जैसा बर्ताव करते जा रहे हैं। गौशाला क्या बोले, गैस सिलेंडर का रेट है, इनके कथनी और करनी के अंतर को अच्छी तरह समझ चुके। चलिए रमेश जी से एक छोटा सा कमेंट सुनिएगा, कोई बात रह गई हो रमेश जी, भोपाल लोकसभा सीट को लेकर कोई ऐसी बात हो, चलिए दोनों में, चलिए मैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब से छोटा सा कमेंट चाहूंगा भोपाल लोकसभा सीट को लेकर। ये बात उससे मुझे लगता है कि आज के सब्जेक्ट से आपके एनालिसिस से कुछ अलहदा हो गई है। रमेश जी कुछ और चीजें भोपाल लोकसभा सीट को जो आप एड ऑन करना चाहते हो, मैं 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। ठीक है योगेश जी बात आ गई, योगेश जी रमेश जी बोलेंगे। यहाँ से अगर जीतना है वहां पर मतदाता का जो मानस है, मतदाता के मानस को तो राजनीतिक दलों को पढ़ना ही होगा, और जो मतदाता का मानस पढ़ करके उसके अनुरूप कोई बात कहेगा, मुद्दा कहेगा, नारा देगा, आश्वासन देगा,
तो जनता उसको समर्थन करेगी। तो कहीं ना कहीं मतदाता के मानस को समझ करके राजनीतिक दलों को निर्णय लेना चाहिए और वैसे चेहरे लाना चाहिए, तब उनको सफलता मिलती है। चलिए, बेहतर बात रमेश जी कह रहे हैं कि मतदाता का जो मानस है उसको समझना होगा। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से भोपाल लोकसभा सीट की हम बात करें, 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला रही है। कांग्रेस ने कई दिग्गज इस सीट पर मैदान में उतारे, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। और जिस तरह से अब ये माना जा रहा है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब चाहती है जिसको लड़ाना वो यहाँ पर लड़ाती है, मैदान में उतारती है। कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट उसके आते। हमने पिछला चुनाव देखा 2019 का, तकरीबन 3.5 लाख वोटों से प्रज्ञा ठाकुर जीती थी। अब आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित तौर पर एक मजबूत किला है। देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति अब इस किले को भेदने के लिए क्या होती है। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।